Okay, good afternoon all. Let's continue our chapter land resources and agriculture. Okay, so वो अपना कहाँ तक हो गया था? Okay, we have to start from here now. An estimation of total stock of agriculture land resources wait, तो हम एस्टिमेट लगाते हैं टोटल स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर हमें ये पता करना है कि जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है वो कितना है, तो हमें कैसे पता लगाना होगा कि जो जितनी भी टोटल कल्टीवेबल लैंड होती है ना, आप ये कह सकते हैं इसको एग्रीकल्चर लैंड रिसोर्स का मतलब क्या हो गया कि टोटल कल्टीवेबल लैंड कितनी है। तो कैन बी अराइव बाय एडिंग अप नेट सोन एरिया। तो ये वाला एरिया कैसे निकल के आएगा, नेट सोन एरिया, ठीक है, प्लस ऑल फैलो लैंड प्लस कल्चरेबल वेस्ट लैंड। इनको तीनों को जब हम ऐड करते हैं तब हमारा क्या निकल के आता है, टोटल कल्टीवेबल लैंड निकल कर आता है। कौन कौन से को ऐड करेंगे, तो नेट सोन एरिया, ऑल फैलो लैंड। ऑल फैलो लैंड कौन सा होता है, जो 5 साल से ज्यादा जो है वो क्या पड़ी है, खाली पड़ी है, फैलो है, ठीक है, एंड कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। ओके, तो इनको ऐड करने से हमारा निकलता है टोटल कल्टिवेबल लैंड। इट मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 5.1। आप देख लीजिए यहाँ पर टेबल 5.1 देखो, ये देखिए, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, फैलो अदर देन करंट फैलो, नेट एरिया, सोन एरिया। तो ये बनकर क्या बन रहा है आपका, ये मिलकर सारा क्या बन रहा है, टोटल कल्टीवेबल लैंड बनता है, ठीक है। तो इस टेबल में क्या दे रखा है आपको, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। That over the years there has been a marginal decline in available total stock of cultivable land as a percentage to total reporting area. There has been a greater decline of cultivated land in spite of corresponding decline of cultivable wasteland. अगर हम बात करते हैं 1951 से लेकर 2014-15 की, तो जो रिपोर्टिंग एरिया है कल्टीवेबल लैंड का वो कितना, बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है, मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिलता है। ये देखिए 59.5 से लेकर सिर्फ 58.0 होगा, बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कर लिया, हमने जो नेट सोन एरिया है उसको भी हमने ऐड कर लिया, जो करंट फैलो उसको भी ऐड कर लिया हमने, जो फैलो देन अदर करंट फैलो है उसे भी यूज किया है, और कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो पड़ी थी हमने उसको भी यूज में लिया है। तो इसकी वजह से हमारे जो टोटल कल्टिवेबल लैंड है उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। कहते हैं ना कि भाई हमने एग्रीकल्चर, आप ये दिमाग में आता है कि मैडम एग्रीकल्चर लैंड इतना प्रेशर सेटलमेंट्स में भी जा रहा है, इंडस्ट्रीज में भी जा रहा है ना, बहुत सारे अदर यूजर्स में भी जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, तो फिर भी इतना ज्यादा डिक्लाइन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने बाकी चीजों को भी उसमें ऐड कर लिया, ठीक है। It is clear from the above discussion that the scope for bringing in additional land under net snow area in India is limited. अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी एडिशनल लैंड है नेट सोन एरिया, जहां पर एग्रीकल्चर हो रही है, जहां ना उस एरिया में वो कितनी है हमारे पास, लिमिटेड है। देयर इज दस एन अर्जेंट नीड टू इवॉल्व एंड अडॉप्ट लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज। तो इसी वजह से हमें एग्रीकल्चर क्या करना है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, लेकिन जो नेट सोनिंग एरिया है वो तो लिमिटेड है हमारा, ठीक है, जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जो बाकी की जो लैंड है उसको कुछ ना कुछ टेक्निक्स का यूज करके हमें उसको इम्प्रूव करना होगा। Such technologies can be classified under 2 heads. यहाँ पर उन टेक्नोलॉजीज को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। Those which rise the yield of any particular crop per unit area. देखो इसके 2 टेक्निक्स हैं, एक तो कि जो प्रोडक्शन है, द yield ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रॉप पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया का जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाना है ऑफ लैंड, एंड दोज विच इंक्रीज द टोटल आउटपुट पर यूनिट एरिया, या फिर आप जो टोटल प्रोडक्शन है, आउटपुट एरिया है, उसका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करें, ठीक है। तो दोनों में से उससे क्या होगा, कुल मिलाकर होगा ये कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, क्रॉप का ओवर एग्रीकल्चरल ईयर बाय इंक्रीजिंग लैंड यूज इंटेंसिटी, ठीक है।
The advantages of the later kind of technology is that along with increasing output from limited land, it also increase the demand for labor. देखिए इससे दो बेनिफिट होंगे, क्या होंगे? एक तो आपका, अगर आप टेक्निक्स का यूज करते हैं तो एक तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उसी लैंड से, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जो डिमांड है लेबर की वो भी बढ़ेगी, तो लोगों को क्या मिलेगा? काम मिलेगा, ठीक है. एब्यूजेंट कंट्री लाइक इंडिया, ए हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिजायरेबल नॉट ओनली फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया रिसोर्सेज बट ऑल्सो फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इकोनॉमी. तो हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए ताकि जो रूरल एरियाज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे खत्म किया जा सके, ठीक है. अब देखेंगे कि जो द क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो कैसे निकाली जाती है. इज कैलकुलेटेड बाय क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन परसेंटेज. कैसे निकाली जाती है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, GCA. क्या फुल फॉर्म है इसका? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन NSA, नेट सोन एरिया इंटू 100, ठीक है. इससे आप क्या निकालेंगे? इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. ये आपको फॉर्मूला 1 मार्कर के अंदर पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा. देन यहां पर हम बात करते हैं क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया की, ठीक है. There are 3 distinct crop season in northern and interior part of the country, namely खरीफ, राबी and ज़ैद. 3 फसलें ली जाती है नॉर्थ और साउथ के अंदर, दोनों की ही बात कर रही हूं मैं, ठीक है. मेन 3 फसलें होती हैं, खरीफ, राबी एंड ज़ैद. द खरीफ सीजन लार्जली coincides with southwest monsoon under which the cultivation of tropical crops such as rice, cotton, jute, ज्वार, बाजरा एंड ट्रोल इज पॉसिबल. अब देखिए खरीफ की जो फसल होती है मेनली किस पे डिपेंड होती है? मॉनसून पे डिपेंड होती है, ठीक है, जो कि जून में स्टार्ट होती है और सितंबर में उसकी कटाई कर ली जाती है. नॉर्थर्न स्टेट्स के अंदर मेजर कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं ये देख लीजिए. खरीफ में दैट इज राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार एंड ट्रोल, ठीक है. अगर हम बात करते हैं साउथ स्टेट्स की तो वहां पर कौन कौन सी फसलें होती है इस टाइम पे? खरीफ में राइस, मेज, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट. ओके. राबी की अगर हम बात करें तो राबी कब शुरू होती है? अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होती है. ये विंटर जब स्टार्ट होता है उसी के टाइम पीरियड में ये स्टार्ट हो जाती है. द राबी सीजन बीगिंस विद द ऑनसेट ऑफ विंटर इन अक्टूबर नवंबर एंड एंड इन मार्च अप्रैल. मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है. द लो टेम्परेचर कंडीशन ड्यूरिंग दिस, यहां पर इस टाइम पीरियड में क्या होता है? टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, ठीक है, क्योंकि विंटर सीजन आ रहा है, इसमें ध्यान रखिएगा. तो इस टाइम पीरियड में नॉर्थर्न स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो होती हैं? दैट इज व्हीट, ग्राम, ठीक है, रेपसीड्स एंड मस्टर्ड, बार्ले. अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में आप देखिएगा कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है, बिकॉज कि एक तो इक्वेटर के पास में आता है तो जो सन रेज है वो बहुत ज्यादा वहां पर होती है, यानी कि जो हीट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है वहां पर ट्रॉपिकल जोन होने की वजह से. एंड सेकंड रीजन इज ओशन, ओके, सी वगैरह होने की वजह से वहां पर जो टेम्परेचर है वहां पर आप देखेंगे कि मॉडरेट रहता है पूरे साल भर, ना तो एक्सट्रीम वहां पर कोल्ड देखने को मिलती है ना ही समर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो इस वजह से ज्यादा जो क्रॉप्स के अंदर आपको वेरी नहीं मिलती है, वेरिएशंस नहीं मिलती हैं. तो यहाँ पर देखेंगे कि राबी टाइम पीरियड में, यानी कि जो अक्टूबर टू मार्च का जो टाइम पीरियड है तब भी यहाँ पर साउथर्न स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी फसलें होती हैं? राइस, मेज, रागी, ग्राउंडनट एंड ज्वार होता है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर क्या रह रहा है? टेम्परेचर जो है वो अभी यहाँ पर कम होता है. Then season facilitated the cultivation of temperature and subtropical crops such as wheat, gram, mustard. अब आती है बारी उसके बाद ज़ैद की. Zaid is a short duration summer cropping season being after harvesting of rabi crops. ये rabi crops के कटने के बाद में बोई जाती हैं. The cultivation of watermelons, cucumber, vegetables and fodder crops during this season is done in irrigated lands.
ठीक है, ये वेजिटेबल्स हैं, कुछ पाउडर वगैरह होता है जो कैटल्स वगैरह के लिए, वो कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, इनकी खेती इस टाइम पे की जाती है. However, this type of distinction in the cropping season does not exist in southern part. लेकिन इस तरीके के जो क्रॉप्स हैं वो आपको साउथ पार्ट में देखने को नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है नॉर्थ पार्ट में, उतना साउथ में नहीं करता है. ठीक है, here the temperature is high, है ना, enough to grow tropical crops during any period in the year provided the soil moisture is available. यहाँ पर देखेंगे, therefore in this region same crops can be grown thrice in agriculture year provided there is sufficient soil moisture. अब देखिए क्या होता है साउथ में, देखो टेबल को देख लीजिए, साउथ में क्या होता है, टेम्परेचर एक जैसा रहता है ज्यादातर. ठीक है, तो जेड के टाइम पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो वेजिटेबल्स ग्रो हो रही हैं. ठीक है, अप्रैल से जून तक का जो टाइम पीरियड है बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, फ्रूट्स हो रहे हैं, फॉडर हो रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है. इसी वजह से आप देखेंगे कि राइस यहाँ पर खरीफ में भी हो रहा है, राबी में भी हो रहा है, जैद में भी हो रहा है. ठीक है, राइस, क्योंकि यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो ज्यादा होता है सॉइल के अंदर. देन वेजिटेबल्स एंड फॉडर्स भी यहाँ पर ग्रो होता है कहीं कहीं पर. ठीक है, क्रॉपिंग सीजन समझ में आया. अब देखिए इसमें इसको और क्लासिफाई किया गया है. मॉइस्चर डेफिशिएंसी विच ऑफन मींस दैट इरिगेशन एसेट एज सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ वाटर ओवर एंड अबाउट द रेनफॉल. ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, रेनफॉल पे डिपेंड करती है. जिन एरियाज के अंदर ज्यादा बारिश होती है वहां मॉइस्चर ज्यादा देखने को मिलता है. द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज टू प्रोवाइड सॉइल मॉइस्चर टू मैक्सिमम पॉसिबल एरिया. ठीक है, अब देखिए प्रोडक्टिव इरिगेशन इज मीन टू प्रोवाइड सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर. अब यहां पर हम बात करेंगे, मिनट, टाइप्स ऑफ फार्मिंग. पहले हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स द फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड एज इरिगेटेड एंड रेन फेड. ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोर्स के बेसिस पे, मॉइस्चर क्रॉप्स के बेसिस पे, तो फार्मिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इरिगेटेड एंड रेन फेड. ठीक है, इरिगेटेड और रेन फेड नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर इरिगेट किया जाता है ना, और रेन फेड यानी कि बारिश से ऑटोमेटिकली वहां पर जमीन में पानी आ जाता है. ठीक है, देयर इज डिफरेंस इन द नेचर ऑफ इरिगेटेड फार्मिंग एज वेल एज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन, प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव. अब अगर हम बात करते हैं इरिगेशन फार्मिंग की, तो इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. बोलिए. रेन फोर्ड वाली जो भी है फार्मिंग, वो बारिश पे डिपेंड होती है क्या? यस, जब मॉनसून आता है ना उस टाइम पीरियड में जो बारिश की वजह से जो इरिगेशन हो रहा है, ठीक है, उसको फार्मर्स डिपेंडेंट है रेन पे. हाँ, ठीक है, रेन पे. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसका जो डिफरेंस है, अगर हम बात करते हैं इरिगेटेड की, तो इरिगेटेड को टू पार्ट्स में बांटा गया है, दैट इज प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव. ठीक है, वर्ड्स में ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिव इरिगेशन इज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉइल. अब देखिए जो भी प्रोटेक्टिव इरिगेशन जो होती है, इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जो क्रॉप्स हैं उसमें जो सॉइल के एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको सही किया जाता है. मॉइस्चर डेफिशिएंसी, अगर पानी नहीं है तो वहां पर पानी जो है वो डाला जाता है क्रॉप्स के अंदर, ताकि वहां की जो क्रॉप्स है वो प्रॉपर ग्रो कर सके. ठीक है, विच ऑफन मीन दैट इरिगेशन इज सेट एज सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ वाटर ओवर एंड अबव द रेनफॉल. The strategy of this kind of irrigation is to provide soil moisture to maximum possible area. तो इस टाइप की जो फार्मिंग होती है, इसका एक एम होता है, क्या एम होता है, स्ट्रेटेजी होती है कि जो भी इस तरीके की जो जहां पर मॉइस्चर नहीं है जिस भी सॉइल में, वहां पर मॉइस्चर प्रोवाइड करवाना. ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरियाज के अंदर. देन प्रोडक्टिव इरिगेशन क्या है, मीन टू प्रोवाइड सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर, यानी कि यहाँ पर भी प्रोडक्टिव यानी कि प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. ठीक है, कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो कितना हो रहा है, उसके लिए जितनी भी चीजें करनी पड़ती है वो लोग करते हैं. ठीक है, सॉइल मॉइस्चर को देखा जाता है इन द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी. ठीक है, यहाँ पर मेन एम क्या है, वहां पर हाई प्रोडक्टिविटी मेन एम होता है.
In such irrigation, the water input per unit area of cultivated land is higher than protective irrigation. यानी कि प्रोटेक्टिव इरिगेशन में जितना पानी नहीं दिया जाता है उतना यहाँ पर यूनिट एरिया में दिया जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है? मोर प्रोडक्शन. ठीक है, क्या मोटिव होता है? व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ प्रोडक्टिव? मोर प्रोडक्शन. ओके, उसके बाद देखिए, in such irrigation the water input per unit area cultivated land is higher than protective irrigation. Rain fed farming. Now we will talk about rain fed farming. अब हम बात करेंगे किसकी? rain fed farming की. Further classified on the basis of adequacy of soil moisture during cropping season into dry land and wetland farming. अब इसको भी मेन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, that is dry land एंड वेटलैंड. ठीक है, किसको? रेन फेड को. रेन फेड जो फार्मिंग होती है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ड्राई लैंड और वेटलैंड. अब देखिए, इन इंडिया द ड्राई लैंड फार्मिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू द रीजन्स हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर. ये उन एरियाज को कहा जाता है ड्राई लैंड फार्मिंग जहां पर 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है. ठीक है, these regions grow hardly and drought resistant crops such as ragi, जहां पर की पानी कम जरूरत होती है उस तरीके की क्रॉप्स जो है मेनली यहाँ पर ग्रो की जाती है. दैट इज रागी, बाजरा, मूंग हो गया, ग्राम हो गया, देन एंड फॉडर क्रॉप्स जितने भी होते हैं. ठीक है, एंड प्रैक्टिस वेरियस मेजर्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी यहाँ पर की जाती है. इन वेटलैंड फार्मिंग, वेटलैंड फार्मिंग के अंदर क्या होता है? आपको नाम से पता चल रहा है, जहां पर बारिश जो है वो काफी अच्छी होती है. द रेनफॉल इज इन एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट of plants during rainy season. Such region may face flood and soil erosion hazards. इन एरियाज के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लड आ जाते हैं कई बार. ठीक है, फ्लड आते हैं, बहुत हैवी रेनफॉल होने की वजह से वहां की जो सॉइल है वो इरोड हो जाती है. These area grow various water intensive crop such as, जहां पर जिन फसलों को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है उस तरीके की क्रॉप्स यहाँ पर मेनली ग्रो की जाती है. फॉर एग्जाम्पल राइस, jute, sugarcane, and practice aquaculture in the fresh water body. ठीक है, तो ये कुछ है जो क्रॉप्स जो कि मेनली वेटलैंड एरिया के अंदर ग्रो की जाती हैं. एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं. मेन आपका जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, आपका डिफरेंस आ सकता है कि रेन फेड फार्मिंग क्या होती है. ठीक है, और प्रोटेक्टिव और प्रोटेक्शन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस. वेटलैंड फार्मिंग और आपकी जो ड्राई लैंड फार्मिंग है इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा. देन नेक्स्ट इज फूड ग्रेन्स. अब फूड ग्रेन्स को अलग से पढ़ेंगे, मैं नोट्स बनाती हूँ अभी, नोट्स में आपको बताऊंगी. देखिए, फूड ग्रेन्स क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बी graduate from the fact these crops occupy about 2/3 of total cropped area in the country. Food grains जो होता है क्या है? प्रोडक्शन इस तरीके का जो कि फीड करने के लिए बना हुआ है. ठीक है, हमारी जो कंट्री है यहाँ पर 2/3 जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है जहां पर की एग्रीकल्चर की जाती है, क्रॉप्ड एरिया में हम लोग क्या ग्रो करते हैं? फूड ग्रेन्स ही ग्रो करते हैं. Food grains dominated crops in all parts of the country, whether they have subsistence or commercial agriculture economy. On the basis of the structure of grain, the food grain are classified as cereals and pulses. अगर हम बात करते हैं कि फूड ग्रेन्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, सीरियल्स एंड पल्सेस. अब देखिए, इनको नोट्स में देख लेते हैं. ठीक है, फूड ग्रेन्स मेनली क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, दैट इज सीरियल्स एंड पल्सेस, जैसे कि मैंने आपको बताया. ठीक है, सबसे पहले हम सीरियल्स की बात कर लेते हैं. फाइन ग्रेन्स होता है. ठीक है, फाइन ग्रेन्स होते हैं, बहुत ज्यादा मोटा अनाज नहीं होता है. दैट फॉर एग्जांपल राइस हो गया, व्हीट हो गया. ओके, कोर्स ग्रेन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो मोटे होते हैं, दैट इज ज्वार, बाजरा, मूंग, रागी. ओके, 54% अगर हम बात करते हैं फूड ग्रेन्स की,
अभी हम सिर्फ फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर 54% पार्ट जो क्रॉपिंग लैंड है हमारी, ओनली सीरियल्स आर ग्रोइंग। ओके, फूड ग्रेन्स में सीरियल्स जो है वो कितने होते हैं आपके 54% पार्ट पे ग्रो होते हैं। 11% ऑफ वर्ल्ड सीरियल्स प्रोडक्शन फ्रॉम इंडिया, अगर वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, तो 11% सीरियल्स जो होते हैं वो इंडिया से प्रोडक्ट होते हैं। थर्ड पोजीशन है हमारी पूरे वर्ल्ड में इसके प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। जो मेन बात है वो बता रही हूं मैं आपको नाउ। अब हम लोग एक एक करके जो बुक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल दी है, तो उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर ले रही हूँ, पॉइंट सारे आ जाएंगे, आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो। देखिए राइस एंड व्हीट की बात करते हैं। मेनली राइस जो है कहाँ कहाँ ग्रो होता है, दैट इज इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, नॉर्थन राजस्थान, साउथ इंडिया, वेस्ट बंगाल। ओके, इन स्टेट्स के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है किसका, राइस का, वो कितना है आपका 2/3 क्रॉप्स जो होती हैं वो होती हैं अकेले वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, प्रोडक्शन का। अब इसमें देखिए जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर एक साल में 3 बार जो है राइस ग्रो किया जाता है, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोला जाता है। देखो औस, अमान, बोरो, ठीक है, जो सीजन वाइज अलग अलग जो राइस ग्रो हो रहे हैं उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है वेस्ट बंगाल में, औस, अमान, बोरो। 2011 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2011 में 27.1% इंडिया का प्रोडक्शन था वर्ल्ड में, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन के अंदर, सबसे पहला नंबर आता है आपका चाइना का, ठीक है, सेकंड आफ्टर चाइना, जो अकॉर्डिंग टू 2011 राइस का प्रोडक्शन। देन 25% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, अगर हम बात करते हैं पूरे क्रॉप्ड एरिया की, तो उसमें 25% पे हम लोग क्या ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं। इल्ड यानी कि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां कहां होता है, दैट इज इन पंजाब, हरियाणा, ओके, एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है राइस का। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन कम की, कि कहां पर इल्ड कम होती है, दैट इज इन एमपी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ओके, समझ में आया? ओके, नाउ विल टॉक अबाउट व्हीट। व्हीट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन यानी इल्ड जो है वो कहां होता है सबसे ज्यादा, पंजाब एंड हरियाणा, ड्यू टू आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s के अंदर जो आया था, ठीक है, 1960s के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उसकी वजह से व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो उससे याद रख लीजिएगा, पंजाब एंड इन हरियाणा। मॉडरेट प्रोडक्शन कहां होता है, यूपी, राजस्थान, बिहार। देन प्रोडक्शन कम कहां होता है, अगर हम देखते हैं इल्ड कम कहां होती है, एमपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो रेनफेड एरिया, अभी जैसा आपने पूछा, रेनफेड एरिया वो होते हैं ओनली क्रॉपिंग बाय रेन, ठीक है, वहां पर पूरी टोटली जो है जो क्रॉपिंग होती है वो रेन पे ही डिपेंड होती है, तो उसी को कहते हैं रेनफेड, ठीक है। तो इन एरियाज में जो रेनफेड एरियाज होते हैं, एमपी, एचपी, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ रीजन्स हैं जो रेनफेड एरियाज में आते हैं, तो उन रीजन्स के अंदर व्हीट जो है वो ग्रो होती है, लेकिन इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। वर्ल्ड प्रोडक्शन में अगर बात करें तो 12% पार्ट जो है वो इंडिया से होता है। 85% ऑफ एरिया इज इन नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन। मोस्टली जो हमारा व्हीट ग्रो होता है वो कहां से होता है, हमारा होता है नॉर्थ एरिया में और सेंट्रल रीजन्स के अंदर 85%। साउथ में ज्यादा व्हीट नहीं होता, नॉर्थ में ही होता है, सेंट्रल जो हमारा इंडिया का पार्ट है, क्यों, वहां पर आपकी एक तो मानसून का टाइम पीरियड रहता है, उसमें बारिश होती है, और इसके अलावा व्हीट को टेम्परेचर बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा 14% ऑफ क्रॉप्ड एरिया, जो हमारा इंडिया का जो क्रॉप्ड एरिया है उसमें 14% पे क्या ग्रो होता है, व्हीट ग्रो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सब टॉपिक्स लिखने हैं आपको, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहां पर सेंटेंस बना के लिखेंगे, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, ओके। देन नेक्स्ट ज्वार की हम बात कर लेते हैं।
ऑन 5.3% ऑफ क्रॉप्ड एरिया। टोटल एरिया जो ज्वार है हमारा, जो क्रॉप्ड एरिया है, वो कितना कवर करता है? ओनली 5.3%। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर होता है ज्वार? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, यानी कि 50% प्रोडक्शन, हाफ प्रोडक्शन पूरा जो है ज्वार का टोटल, वो महाराष्ट्र में होता है। कर्नाटका, एमपी, आंध्रा, तेलंगाना, ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं जहां पर भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। सेमी अराइड एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में भी ज्वार उगाया जाता है। ठीक है, बोथ खरीफ एंड राबी इन साउथ इंडिया। ठीक है, खरीफ और जो राबी का जो सीजन आता है, उस टाइम पीरियड में ज्वार को ग्रो किया जाता है इन स्टेट्स के अंदर। इसके बाद बाजरा की अगर हम बात करें, सोन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ये कहां पर ग्रो किया जा सकता है? वहां जहां पर जो क्लाइमेट है वो ड्राई हो, हॉट हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा की जरूरत होती है। इन नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट इंडिया, कहां पर होता है? राजस्थान का जो पार्ट आता है इस साइड में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट इंडिया में मेनली कौन कौन से स्टेट्स आते हैं यहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ओके, क्रॉप्ड एरिया का 52% जो है वो कवर करता है बाजरा। देन महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, यहां पर जो प्रोडक्शन देखने को मिलता है, यील्ड सबसे कम कहां की है? राजस्थान की। सबसे ज्यादा कहां का है प्रोडक्शन? हरियाणा एंड गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेनली कौन कौन से स्टेट्स आ गए? महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान, हरियाणा। राजस्थान में सबसे कम प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हरियाणा एंड गुजरात में होता है। ठीक है, रीजन क्या है? क्या रीजन है? ये रीजन है कि जो सीड्स जो वहां पर लाए गए हैं, ठीक है, इन स्टेट्स के अंदर, हरियाणा और गुजरात के अंदर, वो ड्राउट रेजिस्टेंट है। ठीक है, ड्राउट रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये उनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत उनको ग्रो करने के लिए नहीं चाहिए होता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो मच मॉइस्चर, दैट्स व्हाई प्रोडक्शन जो है वहां का हाई रहता है। कहां का? हरियाणा और गुजरात का। इसके अलावा हम बात करते हैं मेज की। इट इज फॉर फूड एंड फॉडर। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होता है ये फॉडर के लिए यूज होता है, फूड के लिए यूज होता है। सेमी अराइड कंडीशन के अंदर ग्रो होता है। ओके, बहुत ज्यादा मॉइस्चर वाले प्लेसेस के अंदर ग्रो नहीं होता है, सेमी अराइड टाइप की कंडीशंस चाहिए यहाँ पर। फाउंड इन इंफीरियर सॉइल, यानी कि लेस फर्टाइल सॉइल में भी ये ग्रो हो जाता है। ओके, 3.6%, हाउ मच? 3.6% ऑफ क्रॉप्ड एरिया। कितना क्रॉप्ड एरिया जो हमारा है टोटल, उसका 3.6% पे ही मेज ग्रो किया जाता है। ओके, ग्रो इन ऑल इंडियन एक्सेप्ट ईस्टर्न एंड नॉर्थ स्टेट। इंडिया में ऑलमोस्ट जगह पे मेज ग्रो हो जाता है, बट ईस्टर्न पार्ट में जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर, वहां पर इसको ग्रो नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है और इसको बारिश की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। स्पेशली इन एमपी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, यूपी में इसका प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इन सीरियल्स को लेकर। उसके बाद पल्सेस वाला जो पॉइंट है वो मैं कल कराऊंगी। यहां पर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है? क्लियर हुआ? टॉपिक क्लियर हुआ आपका? है ना? अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? इसको पूरा पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लेना है। बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस में नहीं लिखना है, वो आप इन्फॉर्मेशन जहां एग्जाम के अंदर ही लिखेंगे। अभी जो नोट्स प्रिपेयर करेंगे इसी तरीके से शॉर्ट वे में करेंगे। जैसे स्टेट्स लिख दिया, कौन कौन से स्टेट्स हैं, कहाँ पर ज्यादा हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है। ठीक है, ये सारे जैसे अभी मैंने आपको टॉपिक बताया ना, उसी तरीके से आपको ये क्या करना है। और इसके साथ में एक बात इंपॉर्टेंट कि मैप जो है वो मैप जरूर बनाएंगे कि किस एरिया में कौन कौन सी क्रॉप होती है। ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएगा, दिमाग में पिक्चर बन जाएगी आपकी, जिससे आप भूलेंगे नहीं। तो मेनली कुछ नहीं है, इसके अंदर स्टेट्स लर्न करने हैं और इल्ड जो है वो कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है, अगर रीजन दे रखा है उसका तो वो आपको लिखना है। ठीक है,
और किस टाइप की सॉइल है, किस टाइप का रेनफॉल चाहिए, किस टाइप का आपको सॉइल की जरूरत है, वो सारे पॉइंट्स भी आप उसमें डाल सकते हैं। प्रोडिक्शन जो है क्रॉप्ड एरिया का वो कितना कितना हो रहा है, बस इतना लिख लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। तो यहां से आपका टॉपिक जो है पल्सेस मैं कल स्टार्ट करूंगी। ओके।